हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे और टेंशन मेंबर में मैंने आप लोगों को टेंशन मेंबर में मेंबर्स की स्ट्रेंथ निकालना सिखा दिया था। कई तरह के मेंबर पर मैंने 2 से 3 न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ। मैं आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 3 न्यूमेरिकल बता चुका हूँ कि स्ट्रेंथ अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे निकाली जाएगी। अब अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो उन्हीं टेंशन मेंबर के लिए डिजाइन करना है। जैसे अभी तक ये था, एक टेंशन मेंबर बना था, उसमें जोड़ा गया था, बताना था कि वो कितना लोड ले सकता है। अब ये बताना है कि लोड इतना आ रहा है, तो बताइए किस साइज का टेंशन मेंबर यूज करें और उसको कितने रिवेट लगा के जोड़ें। समझ में आ गई बात? बहुत आसान सा बात है। मैं इसको, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी तो केवल ये आ जाता है, स्टेप लिख के समझाइए, स्टेप लिख के समझाइए कि क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है एक टेंशन मेंबर को डिजाइन करने के। दूसरा, डिजाइन कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं दोनों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको पहले समझिए फिर लिखिएगा। नोट्स आप देखेंगे, नोट्स में सब लिखा हुआ है। 98 किलो न्यूटन का एक न्यूमेरिकल है, पहले इसको न्यूमेरिकल का पढ़िए, देखिए कह क्या रहा है। 98 किलो न्यूटन का तनन बल वहन करने हेतु, तनन बल का मतलब टेंसाइल फोर्स को लेने के लिए एक असमभुजीय कोणीय खंड का चयन कीजिए। असमभुजीय मतलब अनइक्वल लेंथ, अनइक्वल लेग लेंथ का चुनना है। मतलब इक्वल लेग लेंथ नहीं होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। चयन कीजिए, चयन मतलब आपको बताना है कि सेक्शन किस साइज का होगा। जैसे अभी तक आपको दे देता था कि 125 गुणा 75 गुणा 8 mm, इस टाइप से दे देता था। अब आपको बताना है, लोड बता दिया है कि कितना आ रहा है, 98 किलो न्यूटन। 18 mm के व्यास के रिवेटों का प्रयोग करते हुए आवश्यक रिवेटों की संख्या भी ज्ञात कीजिए और रिवेटों की व्यवस्था चित्र द्वारा दिखाइए। आप रिवेटों को बताइए कि कितने रिवेट लगेंगे और वो रिवेट किस तरह से लगेंगे ये भी बताइए। एफ टी का वैल्यू 150, एफ एस दे दिया, एफ बी दे दिया, लोड दे दिया, डिजाइन करना है। तो देखिए ऐसे में हम कह देंगे, हमारा मूड है ना, हम कह देंगे कि एक 75 इंटू 60 इंटू 8 mm का एंगल यूज कर लो। आप कहेंगे सर आप तो अंतर्यामी बन रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि 75 इंटू 60 इंटू 8 mm वाला लोड इसको ले लेगा? तो मैं कहूंगा अरे लेके देखो ना, खुद ही पता चलेगा। अगर हम ले लेते हैं 75 वाला और उसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, अगर देखिए इसमें ट्रायल एंड एरर चलता है, मतलब ट्रायल करना है और डिजाइन करना है। आप एक एंगल अपने से मानिए और देखिए कि क्या वो एंगल का स्ट्रेंथ 98 है। उल्टा काम, पहले आपको एंगल ही चूज करना है और आपको ट्राई मारना है कि क्या इसका स्ट्रेंथ इतना है। तो कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे एंगल, हम कौन सा चूज कर लें? तो बता रहे हैं, उसका एक एक देखिए, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। ट्राई लेना है फिर सॉल्व करना है। तो ट्राई कैसे लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल को मानने का एक सिंपल सा तरीका है। कैसे तरीका है उसको पहले देख लेंगे। तरीका अच्छा मालूम चल गया तो उसी एंगल की स्ट्रेंथ निकाल देंगे। स्ट्रेंथ देखेंगे, अगर इससे ज्यादा, जैसे जो हमने चूज किया 75 इंटू 60 इंटू 8 mm, अगर उसकी स्ट्रेंथ निकालने पर 100 न्यूटन आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 किलो न्यूटन आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो 98 वाले को आसानी से ले सकता है। अगर हमने जो चूज किया है उसकी स्ट्रेंथ 96 आ गई, 95 आ गई, 90 आ गई, तो इसका मतलब हमने गलत चूज किया है, फिर से उससे बड़ा एंगल चूज करेंगे। समझ में आ रही है बातें? अब इतना भी बड़ा इकट्ठे मत चूज कर लीजिए कि जरूरत है 98 की और लगा रहा हूं उसमें आप 150 mm गुणा 125 और 10 mm, इतना बड़ा भी मत लगाइए कि बर्बादी हो। मतलब उसके आसपास पहुंचने का। कैसे पहुंचेंगे उसके आसपास, आप अब ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सबसे पहला, इसमें आप जानते हैं कि डिजाइन करने में सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें? सबसे पहला काम, स्टेप अगर की बात करें तो स्टेप में 2 ही स्टेप होते हैं। पहला चूज करना एंगल को, इसके लिए सबसे पहला एंगल को चूज करने का क्या काम है? स्टेप 1 में अगर हम बात करें डिजाइन में, तो सबसे पहले निकालते हैं नेट इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव एरिया। कैसे निकलेगा बताइए जरा नेट इफेक्टिव एरिया? तो आप जानते हैं कि नेट इफेक्टिव एरिया जो होता है वो लोड अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस होगा। कैसे भाई? आप जानते थे कि ये लोड जो था ना, P इज इक्वल टू होता था पीछे ए नेट इंटू
एफ टी होता था कि नहीं होता था बताइए पीछे। तो यहीं से अगर मैं ए नेट आपसे कहूं तो बताइए क्या होगा, पी अपॉन एफ टी नहीं हो जाएगा। तो बस वही चीज मैं लिखा हूं, ए नेट यानी नेट इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू लोड अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो आपको इतना तो पता है ना कि लोड कितना आ रहा है और परमिसिबल स्ट्रेस एफ टी तो पता है ना। तो बस चुपचाप क्या करना है, आपको निकाल देना है कि नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा। तो देखिए आपने ये निकाल दिया स्टेप 1 में। दूसरा, अब आपको क्या करना है, सपोज नेट इफेक्टिव एरिया आपका ए नेट आ गया, ए नेट आपका आ गया नेट इफेक्टिव एरिया, ठीक है। तो ये बताइए ए नेट कैसे निकलता होगा, एक सेक्शन होता होगा एंगल का, उस एंगल में से आप A1 प्लस KA2 करते होंगे तो ए नेट निकलता होगा। यानी इतना आपको पता है कि A1 में से कुछ कटता है रिवेट का, पूरे एरिया ग्रॉस एरिया कुछ अलग है और नेट एरिया कुछ अलग है। तो ग्रॉस एरिया इतना बड़ा लीजिए कि उसमें से काट छांट करके निकालें तो ए नेट निकल जाए। यानी हम ए नेट की जरूरत तो यहीं से पता चल गई कि ए नेट कितना होगा। ए नेट अगर पता है तो कुछ बढ़ा के ग्रॉस ले लीजिए, कुछ बढ़ा के। क्यों कुछ बढ़ा के, क्योंकि जानते हैं ये ग्रॉस कुछ ज्यादा रहेगा तो उसमें से रिवेट कटेंगे, उसमें से के यानी मॉडिफिकेशन एरिया मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज होगा तो कम हो जाएगा एरिया अपने आप। तो आपको ग्रॉस एरिया जो लेना है, ग्रॉस एरिया, अब ए नेट आपको पता है निकल गया यहां से। तो जो ए ग्रॉस होता है, ए ग्रॉस इज इक्वल टू 1 मतलब ए ग्रॉस इज इक्वल टू 40 to 50% ग्रेटर देन ए नेट। यानी ए नेट का 40 से 50% ज्यादा कर लीजिएगा। यानी अगर 100 की जरूरत है तो 140 लीजिएगा ए ग्रॉस, ताकि बाद में कट पट के 100 आ जाए, ठीक है। ए ग्रॉस कितना लेंगे, ए नेट का 40 से 50% बढ़ा लेंगे। कब, जब रिवेट से ज्वाइंट हो, ठीक है, जब रिवेट ज्वाइंट हो तब। अगर वेल्डिंग की गई हो तो जानते हैं वेल्डिंग में क्या होता है, रिवेटिंग में तो एरिया कटता है, वेल्डिंग में एरिया नहीं कटता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको 20 से 30% तक क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे वेल्डिंग के। और इसके केस में 40 से 50% तक। समझ में आ गया। अब बढ़ा लिए तो मान लीजिए ए नेट पता है तो ए ग्रॉस के आसपास पहुंचे कि इतना ए ग्रॉस रहेगा तो हमारा ए नेट निकल जाएगा। अब ए ग्रॉस अगर पता चल गया तो चले जाइए स्टील टेबल में पीछे। स्टील टेबल आपकी बुक के पीछे भी मिलेगा, चाहे तो आप स्टील टेबल खरीद भी सकते हैं। एग्जाम में अलाउ होगा स्टील टेबल को ले जाना। ले जाएंगे जब स्टील टेबल को तो पीछे अब आपको बोला है कि असमभुजीय यानी अनइक्वल एंगल, तो अनइक्वल वाले में चले जाइए। एरिया पढ़िए खाली लाइन से, एरिया देखते रहिए कि किसका एरिया आपके ए ग्रॉस के लगभग आसपास है। मतलब मान लीजिए ये 900 स्क्वायर एम है या 800 स्क्वायर एम है, तो 790, 810, 820, 830, 780 इसके रेंज में कोई एक एरिया आपको मिल जाएगा। उस एरिया को देख लीजिए और देखिए उसके सामने कि वो कौन से एंगल का एरिया है, तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि इस एरिया से ये एंगल बन सकता है। सपोज IS 75 × 60 × 6 mm का एरिया मिल गया, तो आपको पता चल गया कि ये वो एंगल है जो हमारा काम कर सकता है। बस उस एंगल को चूज करिए और उस एंगल में रिवेट वगैरह लगा के उसकी स्ट्रेंथ निकालिए। वो स्ट्रेंथ हमेशा ध्यान रखिएगा इससे ज्यादा आनी चाहिए, यानी जो दिया गया लोड है उससे ज्यादा आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उससे कुछ बड़ा एरिया लेके फिर से ट्राई करिए। यही करना है डिजाइन में। चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करते हैं। स्टेप कुछ खास नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये तो एंगल आपने चूज किया। अब एंगल चूज किए हैं तो रिवेट कैसे निकलेगा, तो रिवेट आप रिवेटिंग में पढ़ चुके हैं कैसे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर रिवेटिंग एंगल पर लोड 98 आ रहा है तो एक रिवेट का रिवेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। एंगल तो आपने चूज कर लिया, चलिए IS 75 × 60 × 8 mm होगा, लेकिन रिवेट कितने लगेंगे, तो रिवेट जो होता है वो क्या होता है, अरे लोड 98 है या कोई भी लोड है, सपोज वो लोड P है, तो ये टोटल लोड झेला, एक रिवेट कितना झेल सकता है जानते हैं, एक रिवेट की स्ट्रेंथ RV यानी रिवेट वैल्यू होती है, आप रिवेटिंग वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो RV एक रिवेट झेल सकता है। सपोज करिए P लोड आ रहा है 90 और एक रिवेट 30 किलोन्यूटन झेल सकता है, तो कितने रिवेट लगेंगे बताइए, 3 रिवेट। तो नंबर ऑफ रिवेट निकाल देंगे। अब पिच यानी एक रिवेट से दूसरे रिवेट में, जैसे 4 रिवेट 3 रिवेट आ गए तो तीनों कितनी कितनी दूरी पे लगेंगे, तो आप जानते हैं कि रिवेट आप 2.5D से कम दूरी पर नहीं लगाएंगे। 2.5D मतलब
पिच का मिनिमम एरिया है, ये पिच 2.5, डी का मतलब, डी लिखता हूं अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, ये डी जो है ना वो एक्चुअली हमारा फाई है, फाई मतलब नॉमिनल है, ठीक है। डी को आप ग्रॉस मत समझ लीजिएगा, नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है। तो 2.5 इंटू 5, डी मैं इसलिए लिख देता हूं कि आगे किताबों में यही यूज होता है, आप फाई समझिएगा नॉमिनल को, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा आगे ध्यान से। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा काम है इस क्वेश्चन में ये देखना कि हमें ए नेट कितना जरूरी है, ठीक है। ए नेट कैसे निकलेगा, आप कैलकुलेटर आप हाथ में ले लीजिए सबसे पहले। चलिए कैलकुलेटर हाथ में ले लिया, तो यहां पे सबसे पहले हमने इसमें यहीं से निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला कि ए नेट, ठीक है। ए नेट कितना होगा, तो कहेंगे लोड और डिवाइडेड बाई परमिसिबल स्ट्रेस, कहानी खत्म। लोड 98 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन में था, न्यूटन चेंज। परमिसिबल स्ट्रेस कितना, 150। डिवाइड कर लीजिए जरा, बताइए तो कितना आ रहा है। तो आपने देखा डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 98 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 150, यानी आ गया 653.33 स्क्वायर mm। ये क्या आया है बताइए, ये वो एरिया है जो चाहिए ही चाहिए आपको, तभी आपका मेंबर नेट एरिया है ये नेट। तो हम ए ग्रॉस क्या करें, ए ग्रॉस कितना ले लें बताइए। ए ग्रॉस जो होता है, चलिए इसका 1.5 टाइम्स मतलब 50% बढ़ा लेते हैं। 1.5 इंटू 653.33, यानी ये आ जाता है आपका 980 स्क्वायर mm। समझ में आ गई बात, 980 स्क्वायर mm क्यों लिया हमने, क्योंकि ये झेल जाए आसानी से उसको, समझ में आ रही बात। अब देखिए 980 आ गया, तो इसका मतलब हमें एक ऐसा सेक्शन टेबल से चूज करना है जिसका एरिया 980 के आसपास रहे, ताकि जब कट कटा के निकले तो इतना निकले। चलिए हमने टेबल से एक सेक्शन, आप टेबल देखना आप शुरू करिएगा, यहाँ समय नहीं है, आप चूज करिएगा टेबल से जाके। तो मैं देख लेता हूं लगभग। अब अनइक्वल बोला तो स्टील टेबल से इसमें मुझे दिख रहा है 80 इंटू 50 इंटू 8। स्टील टेबल आपने चेक किया, स्टील टेबल, तो आपको सेक्शन मिला ISA 80 इंटू 50 और इंटू 8 mm। ये सेक्शन हमको मिला जिसका ग्रॉस एरिया जो था ना वो कितना था, एक ग्रॉस इसका 978 स्क्वायर mm। देखिए 2 स्क्वायर mm कम है इससे बस। तो कहेंगे सर आप कम, अरे कम नहीं ले रहा हूं, हमने ये ट्राई लिया ना, हमने ट्राई लिया है कि 1.5 टाइम्स इसको बढ़ा लिया, तो लगभग ये एरिया इतना मिल रहा है हमको। अगर यही सेक्शन हम चूज करें तो देखते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना आता है, ठीक है। समझ गए बात को, अब पूरा आपको कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है, बस ट्राई ले रहा है उसको, ठीक है। अब हम इसको ट्राई मारने के लिए क्या करेंगे, अब 8, अब देखिए हमने एंगल चूज, अब पुराना न्यूमेरिकल हो गया, अब न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस इस एंगल का स्ट्रेंथ निकालिए। आप एंगल का स्ट्रेंथ नहीं निकाला, एक तरफ जुड़ा हुआ कोई एंगल है गसेट प्लेट के, उसका स्ट्रेंथ निकालना नहीं जानते हैं आप, जानते हैं यहाँ पे इसका टी मोटाई कितना है 8 mm। अब L1 कितना है, हम लंबी टांग को हमेशा जब तक कुछ ना बोले लंबी टांग को ही जोड़ते हैं, तो 80 mm L1 हो गया, 80 mm कनेक्टिंग लेग है। L2 कितना है आपका, तो वह है 50 mm। आई होप क्लियर है। अब रिवेट का होल डाया कितना हो जाएगा, तो डाया कितने mm का रिवेट यूज करना, फाई 18 mm है, यानी D इज इक्वल टू 18 प्लस 1.5 यानी 19.5 mm कंप्लीटली हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि 19.5 mm हो जाएगा। जो लोग इंग्लिश में न्यूमेरिकल देखिए कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा, अब इंग्लिश में लिखते हिंदी में लिखते जगह कहाँ बचती दोस्त, तो किसी एक भाषा में लिख दे रहा हूं मैं, आप आसानी रहे इसलिए, इंग्लिश वाले लोगों को भी आसानी है और लगा रहा हूं तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से पढ़िए बस, ये मत हिंदी इंग्लिश का ज्यादा लोचा मत पालिए, दोनों लोग लेके चलिए साथ में। अब एक चीज देखिएगा, स्टील टेबल ISA 80 इंटू 50 इंटू 8 mm AG हमने इस आधार पे लगभग ये ले लिया। अब इस एंगल का स्ट्रेंथ हमको निकालना है, तो ये स्ट्रेंथ निकालना आप लोग नहीं जानते हैं क्या, इसका कैसे निकलता है, अरे A1 A2 और K, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ से A1 कितना हो जाए, एक रिवेट से जोड़े, जब भी अगर एंगल ये जुड़ा होगा तो देखिए कैसे जुड़ा होगा, अभी नहीं मालूम है हमें, अभी हमें ये नहीं मालूम है, चलिए हमने एक गसेट प्लेट ऐसे ले ली, ठीक है, ये एंगल ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। अब हमें
यहां पर ऐसे होगा ये एंगल। अब एक बात बताइए ध्यान से, इसमें कितने रिवेट लगे हैं पता है आपको, लेकिन इतना तो पता है ना कि एक रिवेट, एक सेक्शन पे एक ही रिवेट ऐसे लगा है, एक ही रिवेट हम लगा रहे हैं। ऐसे पीछे जैसे 4 लगाने हैं तो हम 4 लगा देंगे, 3 लगाने हैं 3 लगा देंगे, 6 लगाने हैं 6 लगा देंगे, ठीक है। कैसे भी करके हम लोग लगा देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका जो कनेक्टिंग लेग है उसमें एक रिवेट लगा है एक सेक्शन पे, क्लियर है। यानी जब कटेगा तो एक रिवेट कटेगा, एक रिवेट पर से कटेगा। इस दिशा में कई रिवेट लग सकते हैं जितने चाहिए होंगे, इस टाइप से। तो इतना पता है कि A1 कितना होगा बताइए, A1, तो A1 होगा यहाँ पे L1 माइनस टी बाई टू माइनस डी इंटू टी। अच्छा, इसमें डाउट है क्या कोई? ये पीछे निकाल नहीं चुके हैं आप लोग? इसको नहीं निकाले हैं पीछे? बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो A1 बराबर क्या होगा, L1 80 माइनस, देखिए मोटाई 8, 8 बटा 2 4, माइनस 19.5 और टी कितना है 8 mm। निकाल दीजिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो आ रहा है हम लोग का, रुक जाइए देखते हैं, 80 माइनस 4 माइनस 19.5, यानी आपका वैल्यू आ रहा है इसका 452 स्क्वायर mm। किसका ये है? कनेक्टिंग लेग का एरिया। इसी तरह आउटस्टैंडिंग लेग का निकाल देते हैं। ये न्यूमेरिकल मिटा दूं यहां से तो आपको कोई दिक्कत है भी तो अपना एडजस्ट करिए, मिटाना ही पड़ेगा और किया भी क्या जा सकता है, ठीक है। चलिए मिटा के देखते हैं हम लोग कितना आता है। A2 कितना आ रहा है देखते हैं। तो A2 होगा L2 माइनस टी बाई टू, रिवेट तो लगा नहीं है, टी कर दिया। L2 कितना है 50 mm माइनस 4 इंटू कर दिया 8, कितना आ रहा है देखिए जरा, 50 माइनस 4 इंटू हमने कर दिया 8, आ गया 368 mm, 368 स्क्वायर mm। A2 आ गया। अब बताइए K क्या होता है? K आप जानते हैं, एक ही एंगल है गसेट प्लेट के एक तरफ जुड़ी है, बोला गया कि एक असमभुजी एंगल का चूज करना है। K इज इक्वल टू होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, यही तो होता है। 3 इंटू A1 कितना है बताइए, 452 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 452 अब प्लस 368। जरा वैल्यू देखिए इसका कितना आ रहा है। तो आपका आ रहा है 0.7865, ठीक है। ये आ गया के का वैल्यू। तो आप क्या करें बताइए, आप जानते हैं स्ट्रेंथ कैसे निकलता है? आप जानते हैं स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी इसकी? ध्यान से देखिए सब लोग। तो आ जाएगा P इज इक्वल टू A1 प्लस, या A नेट पहले निकाल लेते हैं, A नेट। तो आप जानते हैं A1 प्लस के A2, यानी A1 का वैल्यू हो गया 452 प्लस 0.786 इंटू A2 का वैल्यू है 368। निकाल लीजिए इसको। आ रहा 741.44 स्क्वायर mm। 741.8844 का मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई ये ए नेट आ गया है। ए नेट का मतलब समझ रहे हैं? आपको अगर शुरू में याद करिए, ए नेट 653 के आसपास आया था। यानी हम ऐसा एंगल सेक्शन चूज किए हैं जिसको कट कटा के एरिया इतना आ रहा है, और ये एरिया आए हुआ जो 653 था ना उससे ज्यादा है। यानी जरूरत 653 की थी, हमने बढ़ा के ऐसा लिया था कि कट कटाने पे इतना है। तो यहीं से पता चल गया कि सेफ है, क्योंकि एरिया देखिए जितना जरूरत था उससे ज्यादा। अब स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ P जब लेंगे तो 150 टाइम्स करेंगे 741.44, तो आ जाएगा स्ट्रेंथ आपका 111.21 किलो
न्यूटन। आपका स्ट्रेंथ कितना झेलना था 98 किलो न्यूटन, इसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है 111.21 किलो न्यूटन। समझ में आ रही बात क्लियरली? यानी हमारा सेक्शन ये जो हमने जो चूज किया है वो बिल्कुल सही सेक्शन चूज किया है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग ले लेते हैं। अब कहेंगे सर आपका 98 की जरूरत थी, आप 111 कर दिए इसको, क्या दिक्कत है भाई? थोड़ा सा ही ज्यादा है तो थोड़ा सा मजबूत ही ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे छोटा चूज करेंगे फिर तो फिर हो सकता है फेल हो जाए, या आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 2-3 ट्राई लेके देखिए। मैं इसी पर इसको सेफ मान रहा हूं कि मैं जो सेक्शन चूज किया हूं उसकी स्ट्रेंथ 111 है, जबकि जरूरत हमको 98 की थी। अब बात करते हैं कि चलिए ये एंगल कितने का है, ये क्लियर हो गया। कितने का क्लियर हो गया? 80 इंटू 50 इंटू 8 mm का ये एंगल है, ये हमको क्लियर हो गया। अब हमको पता करना है कि कितने रिवेट से जाके जुड़ेगा, यही ना? तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए रिवेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये जो ज्वाइंट हो गया डिजाइन का, अब यहां पर लिखेंगे डिजाइन ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट का डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए आरवी निकालना पड़ेगा। आरवी जानते हैं क्या होता है? पीएस और पीबी में जो कम हो। पीएस कितना होगा? तो कहेंगे पीएस माने शियर स्ट्रेंथ। अच्छा, गसेट प्लेट से एंगल जुड़ा है, सिंगल शियर हो रहा होगा तो हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। आइए हो जाएगा डी इंटू टी इंटू एफ बी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4 डी स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर मतलब 19.5 का स्क्वायर, तो 19.5 का स्क्वायर जो भी होगा इंटू करेंगे आप पाई और डिवाइडेड बाई करेंगे 4, तो आ जाएगा इसका एरिया। इंटू आपने एफ एस कर दिया, एफ एस आपका दिया था 90, क्वेश्चन में देख लीजिएगा पीछे दिया था। तो आ जाता है स्ट्रेंथ यहां से 26.87 26.87 किलो न्यूटन। किसका? शियर स्ट्रेंथ। रिवेट का जो ज्वाइंट में स्ट्रेंथ कर रहे हैं वो 26.87 किलो न्यूटन। अब पीवी करेंगे तो कितना आएगा? डी आप जानते हैं 19.5 इंटू टी, मोटाई है एंगल का। एंगल कितने का है? 8 mm का, 8 इंटू एफ बी कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर गसेट प्लेट इससे पतली होती तब तो वही गसेट प्लेट ही फट जाती। ये 8 mm का बियरिंग नहीं होता, लेकिन गसेट प्लेट का मोटाई 10 mm तक दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं था। लेकिन आप ये जानिए गसेट प्लेट जब भी रखी जाती है तो इनसे मोटी रखी जाती है। अब यहाँ पर एफ का वैल्यू 270 दिया था, इसको भी देख लीजिए कितना आ जाएगा बताइए फटाफट। तो 19.5 इंटू 8 इंटू 270 कितना आ जाएगा? आ रहा है इसका आपका स्ट्रेंथ 42 किलो न्यूटन। तो बताइए रिवेट वैल्यू क्या होगी, ये कि ये? तो आप कहेंगे जो कम हो, यानी 26.87 किलो न्यूटन रिवेट वैल्यू हो जाएगी। अब रिवेट वैल्यू पता है तो इसका अर्थ है कि एक रिवेट इतनी स्ट्रेंथ झेल सकता है। तो कितने रिवेट लगेंगे? तो टोटल लोड कितना आ रहा है भाई? टोटल लोड आ रहा है आपका 98 किलो न्यूटन। कहेंगे सर ये ना, अरे भाई ये तो ज्यादा ना दे दिए, आ तो रहा है 98, तो हम 98 के लिए रिवेट लगाएंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट यहीं से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवेट बहुत आसान है, 98 डिवाइडेड बाई आर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? आसानी समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे, किधर, यहाँ कर देते हैं। उसको मिटा क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि अभी देखते हैं उसमें कितना रिवेट, 3 लगेगा 4 लगेगा। तो आ जाएगा नंबर ऑफ रिवेट, तो आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 26.87। अब इतना क्लियर है कि 3 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 98 डिवाइडेड बाई आ रहा है 26.87, 3.64। तो ऐसा कैसा रिवेट होता है? कितना रिवेट हो जाएगा? 4 रिवेट्स, ठीक है। तो हमने जो यहाँ 3 बनाया है उसको अब यहीं पर हम क्या कर देंगे बना करके। तो समझाने के लिए मैंने बनाया था कि कितना है कौन जानता था, अब पता चला है। कितने रिवेट लगे हैं? 4 रिवेट लगे हैं, ठीक है। 4 रिवेट तो कितनी कितनी दूरी पर लगे हैं भाई? आप जानते हैं कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट की दूरी पिच कहलाती है। और पिच जो होता है, पिच कम से कम 2.5 टाइम्स, कम से कम, ज्यादा हो सकता है 2.5 टाइम्स ऑफ 5, यानी 2.5। रिवेट 18 mm का था, याद कर लीजिए, 19.5 मत रख दीजिएगा। तो 18 में इसका गुणा करेंगे 45 mm आ जाएगा, 45 mm। और या इसको आप कितना रख सकते हैं? 50 रख सकते हैं,
55, 60, 45 कुछ भी, तो 50 mm एक अच्छा वैल्यू है, इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो हमने अब बोला है कि रिवेट का संख्या निकालिए, देखिए एंगल चूज हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनल चाहे तो एक नया डायग्राम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने गसेट प्लेट को बना दिया। डिजाइन में डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, अगर आप पूरा डिजाइन करके डायग्राम नहीं बनाते हैं, गए आप, कोई मतलब नहीं है उसका। आपके किसी भी ड्राइंग का या डिजाइन का कोई मतलब नहीं है अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं। आ गया रिवेट, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी 50 mm। ये एंगल जो आपने लगाया है वो है ISA 80 × 50 × 8 mm। ये आपकी हो गई गसेट प्लेट। बताइए कितना अच्छा था। 98 किलो न्यूटन का लोड लेने के लिए आपने बना दिया क्या, एक डिजाइन, एक जॉइंट भी, और उसके साथ साथ आपने बना दिया एक एंगल और उसके साथ रिवेट, और सब ये आपका कंप्लीट, यही मेन बात है। देखिए सारे क्वेश्चन का डिटेल जो आपने निकाला है सब इसमें है कि नहीं है? आपने जो भी निकाला है वो सब इसमें है, इस क्वेश्चन में सब इसमें है। 18 mm के रिवेट लगे हैं 50-50 mm की दूरी पर, ये पूरा सिस्टम सेट हो गया। ये आपका न्यूमेरिकल हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप डिजाइन न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। अब अगला लेक्चर जो आपका होगा, डिजाइन का और भी न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कौन सा, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग किसका एनालिसिस, टेंशन मेंबर का। तो आप अगले लेक्चर का इंतजार करिए, बस अगला लेक्चर जस्ट इसके बाद वाला IS 800 2007 के अकॉर्डिंग सेम स्ट्रेंथ निकालने वाला काम हम लोग टेंशन मेंबर का सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिन लोगों ने मुझे अप्लॉज किया, जिन लोगों ने मुझे तारीफ दी है और व्हाट्सएप पे बताया, अपनी जो सुझाव थे वो दिया, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। करते रहिए चैनल को, पिछले 1-1.5 महीने से ही मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ज्यादा दिन से नहीं काम कर रहा हूँ, अच्छी ग्रोथ जा रही है और ये सब आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल है। तो प्लीज चैनल को थोड़ा और आगे ले जाइए और मिलते हैं। मैं जितना ही आप लोग मुझे मैसेज करते रहेंगे, कंटेंट जो आप बताते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।